नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद विद ऋषि मिश्रा। आज हम आगरा जनपद की एक बड़ी शख्सियत सूरज तिवारी जिसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं, उनके साथ मैं अपने संवाद कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा हूं। सूरज तिवारी आई एम जीरो फिल्म के निर्देशक हैं, लेखक हैं। सन 2019 में ये फिल्म OTT और अन्य प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, जिसे आप देख भी सकते हैं और रिव्यू भी दे सकते हैं और जान सकते हैं कि ये फिल्म बनी क्यों और कैसे बनी। खैर, उस विषय पे हम बाद में बात करेंगे आपसे। अभी मैं सूरज तिवारी से संवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संवाद कार्यक्रम में, संवाद विद ऋषि मिश्रा। कैसे आपने ये जीरो फिल्म बनाई? एक फिल्म जीरो एक बड़े सुपरकास्ट स्टार की थी, एक फिल्म आपकी आई एम जीरो, तो ये क्या था आई एम जीरो? नहीं, मुझे सबसे पहले तो ये मुझे नहीं पता था कि कोई जीरो नाम से फिल्म ऑलरेडी बन रही है, क्योंकि उस फिल्म का नाम जीरो नहीं था। उस फिल्म का नाम था छोटे उस्ताद, जो एक बड़े बैनर की फिल्म थी, बड़ी स्टार कास्ट के साथ में बन रही थी। मैं तो एक फिल्मों का मतलब है कहानी कहना, इस माध्यम से कहानी कहना। तो मैं तो एक कहानी की तलाश में था, वो मुझे कहानी मिली और मैंने उसको एक जीरो से कनेक्ट किया, क्योंकि वो कहानी ही ऐसे लिखी थी कि एक लड़की है जो कि भागवत गीता पढ़ती है और वो मुस्लिम लड़की है, और किस तरीके से ये सोसाइटी, ये समाज, सो कॉल्ड धर्म से जुड़ा हुआ समाज उसको ये बनाने पर आमादा हो जाता है कि तुम जीरो हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तो बस ये लाइन मेरे दिमाग में बैठ गई कि ये बड़ी अच्छी कहानी है और इस कहानी को लोगों को पता चलना चाहिए, तो मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम आपके साथ चाय पी रहे थे, लंबी चाय पे चर्चा हुई। उस आधार पे आज के इस यूथ जनरेशन में अगर मैं बात करूं तो अभी एक फिल्म आई है आदि पुरुष, उसको लेकर के एक बड़ा यूथ वर्ग उसके साथ है, कई बड़े कवि उसके साथ हैं। उस नई जनरेशन के बीच में आप एक तरह से भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति के आधार पे काम कर रहे हैं, उस पर फिल्में बना रहे हैं, उनसे लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। ये कैसे हो पाता? क्या ये कर पाना आपको नहीं लगता कि आप लीक से हट रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कुछ दूसरा है, कि बहुत सारे तादाद में ऐसे लोग होते हैं, चाहे हम फिल्म मेकर्स की बात करें, चाहे हम और लोगों की बात करें, कि जो धारा चल रही है उसके साथ ही वो बह जाते हैं। जैसे कि इस समय देश में हिंदू चल रहा है और हिंदूवाद चल रहा है और वैसी कहानियां चल रही हैं, तो सारे लोग अब वही फिल्में बनाना शुरू कर देंगे। कुछ समाज की अच्छी चीज़ को दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको कैश करना है। इसको बोलेंगे कि जो चल रहा है उसे उसी समय कैश कर लेना, इंतज़ार नहीं करना, निकल नहीं जाना। तो ठीक है, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं लोगों को पता चलनी चाहिए, हमारे बच्चों को पता चलनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका शायद ये नहीं है जिस फिल्म का आपने उदाहरण लिया आदि पुरुष का। पूरे देश में उसको लेके बवाल सा मचा हुआ है और मचना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्मों को सेंसर बोर्ड को सबसे पहले ये उसकी ड्यूटी है, उसका नैतिक फर्ज है, नैतिक कर्तव्य है उसका, कि इस तरह की फिल्में कैसे सेंसर होके आ जाती हैं और वो फिल्में क्यों सेंसर होके नहीं आ पाती हैं, जो शायद छोटे बजट की फिल्म होती है, जिसमें फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर्स महीनों और सालों की फाइट करते हैं एक सीन को निकालने में और लगाने में। तो क्या आपको ये नहीं दिखा कि हनुमान जी किस तरीके के डायलॉग बोल रहे हैं? क्या आपकी संस्कृति इससे प्रभावित नहीं होती है? क्या राम जी कैसे संवाद बोल रहे हैं, आपकी इससे संस्कृति प्रभावित नहीं होती है? सिर्फ आप ये देखेंगे कि बस ये रामायण का अडप्टेशन है, उन्होंने अपने तरीके से उसको अडॉप्ट किया और वो कहानी उसको कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपने वास्तव में किसी एपिक से उसको जोड़ा है, किसी ऐसी चीज से जोड़ा है जो हमारे दिलो दिमाग में पहले से बसी हुई है, वो शास्त्र, वो वेद जो हमने पढ़े हैं या हमारे पूर्वजों ने बताए हैं कि भाई ऐसा रहा होगा, ऐसा होगा, ये कल्पना वैसी है, तो आप उस कल्पना को ध्वस्त करना चाहते हैं? संस्कृति को या श्री राम को किसने देखा है? एक कल्पना है कि भाई मेरे जो हम जिस पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं वो ऐसे होंगे, वो एक कल्पना है। जहाँ एक और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो अयोध्या को मूल रूप से शिखर पर रखा गया है और उसी बीच मुंबई से एक ऐसी फिल्म बनती है जो पूरे देश में हलचल कर देती है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की फिल्में, ठीक है, फिल्म मेकर का एक उन्होंने अपनी फ्रीडम ली है कि मैं इस कहानी को इस तरीके से बहुत ज़्यादा हॉलीवुड स्टाइल में बना दूं और बहुत VFX हो, उसमें बहुत टेक्निक का प्रयोग करा हो। ठीक है, आप बनाइए, लेकिन मुझे लगता है जो कैरेक्टर भारतीयों की दिलो दिमाग में बैठे हुए हैं, जो सीता का एक चरित्र दिमाग में है, सीता जी का जो श्री रामचंद्र जी का है, श्री हनुमान जी का है, आप उनसे खिलवाड़ ना करिए। आपको कहाँ तक ये लगता है कि जो ये फिल्में बनती हैं, जो हमारे चलचित्र
माया नगरी से, अन्य नगरी से आप लोग बनाते हैं, इसका समाज पे नए यूथ जो 35 साल तक की एज को टच कर रहे होते हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है? फिल्मों का समाज पर हमेशा से प्रभाव पड़ता है। कैसी? क्योंकि जो हमारा ऑडियो विजुअल जो माध्यम है ये इतना सशक्त है कि आप एक पुस्तक पढ़ते हैं तो शायद वो वाक्य और वो शब्द आप भूल सकते हैं, लेकिन जो दृश्य और श्रव्य का जो ये माध्यम है, जो जैसे हम ये इंटरव्यू पे आप बात कर रहे हैं, तो ये जब जाएगा और ये सुना जाएगा तो इसका एक डायरेक्टली हमारे कॉन्शियस दिमाग पे फर्क पड़ता है, और जो हम पढ़ते हैं वो अनकॉन्शियस दिमाग में चीजें फीड होती हैं, वक्त आने पर वो निकलती हैं, और ये डायरेक्ट हिट करता है क्योंकि ये तुरंत सुना और देखा जा रहा है जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। हमारा दिमाग, हमारे बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, ये और ये उन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। सारे रस इसमें विद्यमान है, सारे भाव भंगिमाएं इसमें है, सब कुछ है। फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि हर चीज विद्यमान है, कला की हर चीज। कोई तबला बजाता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई हारमोनियम, कोई सैक्सोफोन बजाता है, कोई गाता है, कोई एक्टिंग करता है, कोई फिल्मिंग करता है, कोई म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, कोई रस में बात करता है, कोई नृत्य करता है। तो ये सारी विधाओं का जो संगम है, जैसे समुद्र में सारी नदियों का सबका एक समावेश होता है, संगम होता है, वैसे ही फिल्म एक ऐसा माध्यम जिसमें सारी कलाओं का समावेश होता है और सशक्त माध्यम है किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को तुरंत किसी श्रोता को किसी भी कहानी के माध्यम से बताना और उस पर एक प्रभाव छोड़ना, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। एक दिमाग पे बिल्कुल 100% वो अपना असर करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना है, दर्पण है। माया नगरी से ब्रज की तरफ पुनः रुख करने के बाद इतनी सशक्त और शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, इस आधार में मुझे नहीं लगता है कि आप माया नगरी से फाइट कर रहे हैं। नहीं, आपने शुद्ध हिंदी की बात करी, और अगर भारत देश में आप पूरे में भ्रमण करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर प्रदेश से लेके आप राजस्थान जाएंगे, राजस्थान से मतलब जो बॉर्डर्स की सीमाएं लगी हुई हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, ये सब है। और ये जो ब्रज क्षेत्र है, ये जो आगरा क्षेत्र है, यहाँ पर जो शुद्ध हिंदी बोली जाती है, ब्रज के साथ में ग्रामीण अंचलों में ब्रज बोला जाता है, लेकिन जो हिंदी शुद्ध सिर्फ हिंदी जो आगरा में बोली जाती है वही फिल्मों में बोली जाती है। अब आप ये तय कर लेना, ये इस पे पढ़िएगा, और कोई भी इस पे वो करे कि जो हिंदी हमारे यहाँ बोली जाती है वही फिल्मों की हिंदी है। लेकिन अगर उसी बीच में हम ये बात करें, जिस तरह से आप संस्कृत, वेद और शास्त्रों का एक अच्छा ज्ञान रखते हैं, शायद माया नगरी में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, और आप कहीं ना कहीं अपने, एक आप अच्छे लेखक हैं, आप एक अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उनसे फाइट कर रहे हैं, आप विद्रोही या बागी कहलाते होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो कहा ना कि वैल्यू नहीं है, किसी भी इंसान की किसी भी विधा में वैल्यू जब होती है जब वो कुछ चमत्कार हो जाता है उससे, या ईश्वर कराता है या होता है, जैसे भी वो जो भी एनर्जी इसको रूल करती है, और वो जब चमत्कार हो जाता है तो उसकी वो टूटी फूटी संस्कृत भी सुनी जाती है, उसकी बेसऊर की हिंदी भी सुनी जाती है, और अंग्रेजी भी सुनी जाती है, और उस पर वाह वाह होती है। और जब तक कोई हीरा तराशता नहीं है, बाहर नहीं आता उस तरीके से तराश के, जब तक उसको कोई नहीं सुनने को तैयार होता, जब तक वो रॉ किसी खान में पड़ा हुआ है। मैं मेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ, कॉमन फिनोमेना है। तो आपका जब चमत्कार होगा तभी लोग आपको नमस्कार करते हैं, ये तो सार्वभौमिक है। और इस बात पे भी मैं ये कहूँगा कि कोई बागी नहीं, कोई बनी, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे जाते हैं और वो बेचारा पढ़ लिख के अपने काम को बताने के चक्कर में, जिसे हम स्ट्रगल कहते हैं, संघर्ष कहते हैं, हमारी माया नगरी में, अगर मैं फिल्म नगरी की बात करूँ तो वो मुकम्मल तब होता है जब वो उस मैनेजमेंट को समझता है, ना कि कला को। कला बाद में आपका काम करेगी, अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो उस मैनेजमेंट के थ्रू उस ग्रुप में या कहीं पर एंट्री करना, उसके बाद बड़ा बनना, या सिर्फ अपनी जिद करना कि मैं मेरे तरीके से ही बड़ा बनूं, वो आपने जो कहा, जो आपकी भाषा थी कि बागी हो जाते हैं, वो बागीपन कह सकते हैं आप। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जी, मूल उद्देश्य क्या है आपका फिल्म बनाने का? क्यों आए आप इस क्षेत्र में? मैं इस क्षेत्र में इसलिए आया कि मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा, और मैंने बहुत सारे लोगों को सुना भी, फिल्म में भी, और जर्नलिस्ट लोगों को भी, पॉलिटिकल लोगों को भी। तो उसका जो सार निकल के आया, मुझे लगा कि शायद ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैं वो सारी चीज़ें, वो सारा जीवन जी सकता हूँ जो शायद एक वकील नहीं जी सकता, जो शायद एक डॉक्टर नहीं जी सकता, जो शायद एक पत्रकार नहीं जी सकता, जो शायद कोई और प्रोफेशन का आदमी नहीं जी सकता। बहुत सारे तमाम
इंजीनियर्स को भी आप देखते हो कि वो 2 साल 3 साल की पढ़ाई करके या पूरी करने के बाद भी यहीं आ जाता है, या बहुत सारे लोग अपना काम छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि ये रस ही ऐसा है हमारे जीवन में। हम 9 रसों से और सारी चीज़ों से बने हैं। वही 5 प्रकृति हमारे अंदर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, वही सब में है। तो वो कला हमें हर बंदे के अंदर विद्यमान है, वो हमें अट्रैक्ट करती है और हम इसमें संपूर्ण जीवन जी पाते हैं इस उद्देश्य से। प्लस दूसरा उद्देश्य कि मैं वैसी कहानियां कह पाऊँ, मैं वैसी बात बता पाऊँ जो मेरे अंदर चलती हैं, और शायद किसी को कोई फिल्म या कोई मेरा किया हुआ काम लग जाए, टच कर जाए और वो उसकी जीवन बदल जाए, कुछ और हो जाए। तो मेरा ये उद्देश्य है इस विधा में आने का।